तो देखिए स्टूडेंट्स, हम डिस्पर्जन पढ़ चुके हैं। डिस्पर्जन का फिनोमेना क्या है, और मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्जन जो है वो बहुत क्लियरली सीन होता है एक्सपेरिमेंटली, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रिज्म से, है ना। तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिज्म कैसा डिवाइस होता है वो देखते हैं, यानी कि हम डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म देख रहे हैं। और मैंने आपको यही बताया था कि स्लैब से डिस्पर्जन क्यों नहीं दिखाई देता है ना। तो देखिए आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं बच्चों, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। अब बच्चों ये जो प्रिज्म है पहले उसको समझते हैं, फिर तो डिस्पर्जन हम समझ ही लेंगे। तो प्रिज्म इस टाइप का डिवाइस है, अगर कभी आप अपने स्कूल के लैब में जाएं तो जरूर देखें। इस तरीके का एक डिवाइस होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा, इस तरीके से। इस तरीके से आप देखेंगे तो एक डिवाइस दिखाई देगा आपको, इसको प्रिज्म बोलते हैं ना बच्चों। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं, मार्किंग करूं, तो ये ए बोलें, ये बी बोल दें, ये सी बोल दें, और ये वाला एच डी ई एफ। तो आप अगर ध्यान से देखें इस प्रिज्म में इसी स्ट्रक्चर को प्रिज्म कहा जाता है, पहली बात। और अगर आप देखें तो इस प्रिज्म के स्ट्रक्चर में बच्चों जो है यहाँ पे 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। देखो ए डी ई बी, ए डी एफ सी और बी ई एफ सी। देखो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, तो प्रिज्म में 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। 3 रेक्टेंगुलर फेस, 3 रेक्टेंगुलर फेस। और इसमें 2 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, ए बी सी और डी ई एफ। तो यहाँ पे बच्चों जो है 2 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, 2 ट्राइंगुलर फेस, है ना। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म बोलते हैं। आई होप आपको अब प्रिज्म का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा ना। बाकी लैब में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, आप उसको पकड़ के देख भी सकते हैं कि इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है उसको प्रिज्म कहा जाता है ना बच्चों। अब ये तो हुआ इसका 3D डायग्राम, लेकिन ऐसे बनाया नहीं जाता बच्चों। अगर हम इसको सामने से देखें, ऐसे सामने से, तो आप देखो आपको केवल ये ट्रायंगुलर फेस दिखाई देगा, है ना। बाकी सारी चीजें पीछे छुप जाएंगी। तो अगर हम इसको सामने से देखें, फ्रंट व्यू, अगर हम इसको फ्रंट से देखें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रंट व्यू। तो आप देखो ऐसा दिखाई देगा आपको फ्रंट व्यू। यहां पर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये ऐसे, तो आपको केवल ट्रायंगुलर फेस दिखाई देगा इस तरीके से ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको ए बी सी वाला जो है पॉइंट दिखाई देंगे। बाकी ए के पीछे डी छुप जाएगा, बी के पीछे ई छुप जाएगा, और सी के पीछे एफ छुप जाएगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से प्रिज्म दिखता है। अब जो भी आप बच्चों यहाँ पे रे डालते हो, बेसिकली यहाँ पे फ्लैट सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है, ये बात तो तय है। तो जब भी आप यहाँ पे रे डालते हैं, जैसे हम यहाँ से एक रे लें इस तरीके से, ऐसे, ये मान लीजिए कि लाइट रे आई, तो होगा क्या भाई, यहाँ पे जब आप लाइट रे डालोगे तो यहाँ से भाई ये नॉर्मल बनानी पड़ेगी हमें। इंक्लाइंड सरफेस है ना, ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो इससे नॉर्मल ऐसे बनेगा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा बच्चों। तो ऐसे लाइट रे आती है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो फिर ये रेयर से डेंसर जा रही है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे मुड़ जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो R1 है। फिर ये जब दूसरे सरफेस से टकराई तो दूसरी बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो यहाँ 2 रिफ्लेक्शन होंगे। जैसे स्लैब में 2 होते थे ना, लेकिन वो 2 जो रिफ्लेक्शन थे वो 2 पैरेलल सरफेस से होते थे बच्चों। यहाँ पे ये 2 रिफ्रैक्शन जो है इंक्लाइंड सरफेस से हो रहा है, इंक्लाइंड सरफेस। देखो इनके बीच में एंगल है। जबकि स्लैब में जो 2 रिफ्रैक्शन होते थे वो आपका ऐसे आती थी रे, फिर ऐसे जाती थी, तो ये 2 पैरेलल सरफेस होते थे, 2 रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं वो 2 इंक्लाइंड सरफेस से हो रहा है, इसलिए प्रिज्म अलग है, स्लैब अलग है। इस बात को समझा। और फिर क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये जिस एंगल से बाहर आया है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। सेकंड सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको R2 बोल देते हैं। ये फर्स्ट सरफेस पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसको R1 बोल देते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और E मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिस एंगल से रे बाहर आ गई है
उसको एंगल ऑफ इमरजेंस कहा जाता है। इमरजेंस, इमरजेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ये जो स्लैब है इसने किया क्या है, सॉरी स्लैब बोलो, इस प्रिज्म ने किया क्या है, पहली बार जब रिफ्रैक्शन हुआ तो रे को उसने पहली बार ऐसे मोड़ दिया, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ तो दूसरी बार रे को और ऐसे मोड़ दिया उसने, यानी पहली बार तो एक बार मोड़ा ही, फिर दूसरी बार और मोड़ दिया, तो ये बहुत ज्यादा डेविएशन करता है प्रिज्म। देखो अगर मैं ओरिजिनल रे ऐसे निकालूं तो फाइनल रे ऐसे जा रही है, तो उसने पहली बार रिफ्रैक्शन करके पहली बार मोड़ा, फिर दूसरी बार रिफ्रैक्शन करके और मोड़ दिया, तो इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों, डेल्टा है ना, डेल्टा सिंबल है, डेल्टा से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, याद रखेंगे, मतलब उसके ओरिजिनल पाथ से फाइनल जो रे है उसको कितना मोड़ दिया गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मैं फिर से यहाँ पे बनाता हूँ बच्चों, वहां पे थोड़ा सा डायग्राम उतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखें, ये इंसिडेंट रे आई, ये आपका नॉर्मल था, तो ये ऐसे मुड़ गई, तो देखो ये पहले ऐसे जा रही थी अपने ओरिजिनल पाथ पे, इसको एक बार ऐसे मोड़ा, पहली बार रिफ्रैक्शन जब हुआ तो इतना मोड़ दिया, फिर जब यहाँ दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुआ तो और मोड़ दिया, देखो ये यहां से ऐसे जाता लेकिन इसको और मोड़ दिया, तो नेट डेविएशन इसका बढ़ गया बहुत ज्यादा, डेल्टा इंक्रीज। और ये जो मोड़ने के मोड़ना मोड़ना है प्रिज्म का, किसी भी रे को बहुत ज्यादा मोड़ना, यही डिस्पर्जन का मेन कारण होता है। डिस्पर्जन क्लियरली दिखाई देता है क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन बहुत अच्छा होता है किसका, प्रिज्म का। अब आप एक बात और याद रखेंगे बच्चों, ये जो दो सरफेस हैं जिनके थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, ये जो दो सरफेस हैं जो एक दूसरे से इंक्लाइंड है, देखो बच्चों इनके बीच में कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, तो जिन दो सरफेसेस से ये क्या होता है बच्चों, इंक्लाइंड सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होते हैं, कि जिन दो इंक्लाइंड सरफेसेस रिफ्रैक्शन होते हैं प्रिज्म में, उसको आप बोलते हो एंगल ऑफ प्रिज्म, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। आई होप आपको एंगल ऑफ प्रिज्म समझ में आया होगा, है ना। तो प्रिज्म कैसा स्ट्रक्चर होता है ये मैंने आपको बताया, उसको अगर हम सामने से देखेंगे तो ऐसा बनेगा। प्रिज्म का काम क्या होता है, इसमें डिस्पर्जन क्यों अच्छा होगा, क्योंकि डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म पढ़ना है, इसलिए अच्छा होता है क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन अच्छा मिलता है प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म जो है वो दो सरफेसेस से, जिन दो सरफेस से इंक्लाइंड है, जो दो सरफेस एक दूसरे से टिल्टेड है, उन दोनों सरफेस पे इसको मोड़ता है, तो दो बार मोड़ता है, दो बार मुड़ने के कारण एंगल ऑफ डेविएशन अच्छा आता है। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन से ही डिस्पर्जन का जो एंगल होगा, फैलाव जो होगा रेड और वायलेट कलर में, वो देखना आप बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी मैं रे डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन अच्छा मिलता है। अच्छा ये भी मैंने आपको बताया कि प्रिज्म में जिन दो टिल्टेड टिल्टेड जो सरफेस है जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, दो रिफ्रैक्शन हो रहा है टिल्टेड सरफेस से, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, याद रखना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, तो इसको बच्चों जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन बताता हूँ। तो देखो बच्चों जो सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक बार अच्छे से रे डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि किताबों में बना होता है, तो देखिए क्या क्या चीजें मैंने अभी आपको बताई, उसको एक बार फ्रंट व्यू से हम अच्छा डायग्राम एक बार बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखो कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि भाई सामने से जब आप किसी प्रिज्म को देखते हो तो आपको ये ट्रायंगुलर फेस दिखेगा उसका इस तरीके से, और फिर ये जो व्हाइट लाइट है बच्चों, व्हाइट लाइट नहीं, अभी आप ऐसा सोचो मोनोक्रोमेटिक, व्हाइट लाइट के साथ क्या होगा वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही, लेकिन अभी सोचो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट हो अगर, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे बनाते हैं बच्चों। तो मान लीजिए कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे आई इस तरीके से, तो इसमें याद रखेंगे ये मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है, मोनोक्रोमेटिक क्रोमेटिक लाइट है ना, सिंगल वेवलेंथ। तो फिर ये यहां से क्या करेगा भाई, यहां पर इस तरीके से नॉर्मल बनेगा, देखा, देखिए, हाँ यहाँ पे ये सिंगल, ये जहां पे टकराया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, वहां पे हम इस तरीके से नॉर्मल बना सकते हैं, ये ऐसे नॉर्मल बना दिया हमने, तो ये बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। फिर ये इस तरीके से मुड़ गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 हो गया। फिर एक नॉर्मल आपको यहां बनाना पड़ेगा,
तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ दूसरे रिफ्रैक्शन होगा, तो दूसरे सरफेस पे दूसरा रिफ्रैक्शन होगा, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए कितना होगा बच्चों, R1 होगा। फिर यहाँ से रे ऐसे पास हो जाएगी तो बाहर आ जाएगी, तो ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा, है ना बच्चों। और जिन दो सरफेसेस के बीच में, दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पे ए का मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है ना बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म। और यहां से अगर आप देखें तो होगा क्या कि ये जो लाइट रे है ये ऐसे सीधे जाती अगर ये प्रिज्म नहीं होता, लेकिन फाइनली वो ऐसे मुड़ गई और ऐसे जा रही है। तो देखो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन भी आ गया, यानी अपनी ओरिजिनल पाथ से मुड़ चुकी है। तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन अच्छा खासा आता है किसमें बच्चों, प्रिज्म में। क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये दो बार मुड़ती है, पहले सरफेस पे फिर दूसरे सरफेस पे, इसलिए इसका एंगल ऑफ डेविएशन अच्छा खासा होता है। जबकि ये काम कौन नहीं कर पाता था, स्लैब सिर्फ लेटरली डिस्प्लेस करता था, मोड़ नहीं पाता था, जबकि प्रिज्म उसको अच्छे से मोड़ देता है ना। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इसका एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 R2 और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ प्रिज्म फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब व्हाइट लाइट को वो डिस्पर्जन कैसे कराएगा, क्यों हमें अच्छे से डिस्पर्जन दिखाई देता है, ये अब हम देखते हैं बच्चों, है ना। अच्छा मैं एक बात बता दूं, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, ये आई, ए और ई के टर्म्स में निकाला जाता है। मतलब इसका फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। मैं बस ऐसी फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, अगर कभी यूज आ जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेना। इसका डेरिवेशन होता है प्रॉपर, लेकिन डेरिवेशन में अभी आपको करके नहीं बता रहा हूं उसका, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ फॉर्मूला बता दिया, अगर कभी यूज में आता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा अगर आई दिया हो, ई नहीं पता हो, तो फिर कैसे निकालोगे आई और ई? तो उसके लिए बच्चों स्नेल्स लॉ लगाना। तो अगर आप फर्स्ट सरफेस पे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे जो है स्नेल्स लॉ लगाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका एयर है बच्चों, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, तो n इंटू साइन R1, है ना। देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ पे अगर आपको I पता है, n पता है, तो R1 मिल जाएगा। फिर अगर आपको R1 मिल गया तो जो सेकंड रिफ्रैक्शन लगाओगे आप सेकंड सरफेस पे, वहां स्नेल्स लॉ लगा लेना, तो वो हो जाएगा n इंटू साइन R2। एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां बन रहा है उसमें मीडियम n है, और यहाँ पर आपका जो है 1 इंटू साइन। तो यहां से फिर आप सॉल्व करोगे तो R1 की वैल्यू आपको मिल चुकी थी, यहाँ पे ये R2। तो R2 की वैल्यू कैसे मिलेगी, क्योंकि ये n इंटू साइन R2 है। तो एक और इक्वेशन होती है बच्चों इंपॉर्टेंट, ये पहली इक्वेशन हो गई। जो दूसरी इक्वेशन इसमें से निकल के आती है वो है एंगल ऑफ प्रिज्म R1 और R2 के बीच का रिलेशन। एक्चुअली में एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा R1 प्लस R2 के बराबर होता है, याद रखेंगे। एक प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो R1 R2, ये सारे डेराइव किए जाते हैं, लेकिन अभी आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। आप सिर्फ रिजल्ट याद रखें कि एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। मतलब R1 R2 इस तरीके से बनते हैं कि उनका सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, और डेल्टा की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए है। तो यहां से देखो एंगल ऑफ प्रिज्म आपको क्वेश्चन में कभी दे सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होगा तो आप यहाँ से R1 निकाल लोगे, R1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ए पता है तो R2 मिल जाएगा, R2 बन जाएगा a माइनस R1। फिर R2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो आपको स्नेल्स लॉ से, ये तीसरी इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है वो कैसे लिखी गई है बच्चों, तो इसमें स्नेल्स लॉ लगाया गया है, स्नेल्स लॉ, है ना। तो स्नेल्स लॉ से लिखी है। तो ये चार इक्वेशंस एक प्रिज्म की बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस मानी जाती है। दो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन, एक एंगल ऑफ डेविएशन की इक्वेशन, और एक एंगल ऑफ प्रिज्म की इक्वेशन, है ना। तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल बन सकता है, अगर आ जाए तो आपको इक्वेशन मैंने बता दी है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी डेरिवेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए मैंने आपको बताया कि कितना एंगल ऑफ डेविएशन होता है, लेकिन हमारा मेन फंडा तो पढ़ना था कि डिस्पर्जन क्यों होगा इसमें। तो वो जो एंगल बनता है वॉयलेट और रेड के बीच में, ये प्रिज्म बहुत ज्यादा फैला देता है। कैसे बच्चों, मैं बताता हूं आपको। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। अब हम व्हाइट लाइट के लिए देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं बहुत अच्छे से, ये आपका प्रिज्म है इस तरीके से, ये आपका ऊपर एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, है ना। तो यहां से मान लीजिए कि व्हाइट लाइट जो है वो ऐसे आ रही है। अब व्हाइट लाइट आ रही है बच्चों, है ना।
तो ये हमारी कौन सी लाइट है बच्चों जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं? ये व्हाइट लाइट है। और अगर आपको याद हो तो डिस्पर्जन का जो फिनोमिना था मैंने आपको बताया था विवग्योर में जब आप वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो तो लैम्डा बढ़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का घटता है, मतलब इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है, ये मैंने आपको बताया था। तो जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा, रेड के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, वॉयलेट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो सबसे कम होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं, तो देखो ये नॉर्मल बना दिया, तो जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम है उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा, वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है तो उसकी बेंडिंग भी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो ये इस तरीके से, तो आपको वॉयलेट रे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, देखो यहाँ पे बनाते हैं। तो ये बच्चों यहाँ से मुड़ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम वॉयलेट कलर का, ये देखो ये कुछ ऐसे, और बेंडिंग सबसे ज्यादा इसी की हुई है। और फिर वॉयलेट कलर का, रेड कलर जो है बच्चों उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा है तो उसकी बेंडिंग जो है वो सबसे कम हुई है, देखो। तो देखो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट हुआ बच्चों, आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एंगल क्रिएट करवाया, किसने क्रिएट करवाया भाई? पहले रिफ्रैक्शन से। लेकिन अभी ये एंगल बहुत ज्यादा नहीं है कि हमें क्या दिख सके, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन देखने के लिए इस एंगल को और बढ़ाने की जरूरत है, तो ये काम प्रिज्म करेगा अब सेकंड सरफेस से, सेकंड सरफेस से इसको फिर और टिल्ट करेगा, मतलब और एंगल बढ़ाएगा इनके बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ाता है ना, तो और एंगल बढ़ाएगा इनके बीच का, जिसके कारण हमें बहुत ज्यादा एंगल इनके बीच में मिलेगा और डिस्पर्जन बहुत क्लियरली दिखाई देगा। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो ये इस तरीके से जब यहां से पास होंगे बच्चों तो ये इस तरीके से निकल जाएगा नीचे की तरफ, और ये जो है अगर देखें तो यहां से ऐसे नॉर्मल बनेगा, तो ये ऐसे एंगल ऑफ इमर्जेंस से पास कर गया। और फिर यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे वो जो रेड कलर है वो ऐसे निकलेगा बच्चों, ये ऐसे डेविएट होगा ऐसे, तो देखो इनके बीच में और एंगल फैल गया दूसरे सरफेस से निकलने पर। यहाँ पे अगर हम देखें बनाए तो इसका ये इस तरीके से होगा, तो इसका एंगल ऑफ इमरजेंसी ये हो गया, इसका एंगल ऑफ इमरजेंसी ये हो गया, तो इनके बीच का जो एंगल है सेपरेशन, देखो यहाँ पे कितना कम था जब फर्स्ट सरफेस में दोनों का फैलाव हुआ था, तो एंगुलर डिस्पर्जन कितना कम था, लेकिन जब दूसरे सरफेस से निकले तो इनके बीच का एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से इनका फैलाव भी बढ़ गया। तो अब आप जब यहाँ पे स्क्रीन रखते हैं ना बच्चों, स्क्रीन, जब हम यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे बच्चों, स्क्रीन, तो ये स्क्रीन है, लिख देते हैं। तो यहाँ पे जब आप ये स्क्रीन रखते हैं तो इसको, इसमें आपको स्क्रीन में बहुत अच्छे से आपको ये सातों कलर्स दिखाई देंगे बच्चों, है ना। तो कौन से कलर, सातों कलर्स दिखाई देंगे भाई? यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये विवग्यो जो है वो आपको सारे कलर्स इस स्क्रीन पे बहुत अच्छे से दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये जो स्प्लिटिंग है ये बहुत अच्छे से हो जाती है ना। दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स इनटू कलर्स। और ये जो स्प्लिटिंग है ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, कौन बच्चों? प्रिज्म, क्योंकि इसमें दो बार रे को वो मोड़ता है, तो एंगल जो बन रहा होता है पहले रिफ्लेक्शन में वो बहुत कम बनता है, लेकिन जैसे ही दूसरा रिफ्लेक्शन होता है तो थीटा विल इंक्रीज, जो फैलाव है वो इंक्रीज हो जाता है दोनों के बीच में। तो स्क्रीन में आपको क्लियर कट क्या नजर आते हैं बच्चों? कलर्स नजर आते हैं। इसलिए कहा गया है कि प्रिज्म के थ्रू जो डिस्पर्जन है बहुत अच्छा दिखाई देता है, और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए हम प्रिज्म का ही यूज करते हैं, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे, समझ में आया होगा। और डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म और प्रिज्म का ही क्यों उपयोग किया जाता है ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना बच्चों। तो दिस इज द डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। तो आई होप आपको डिस्पर्जन का पूरा कॉन्सेप्ट और प्रिज्म दोनों चीजें समझ में आई होंगी। तो देखिए बच्चों, एक और जो छोटी सी चीज है इसमें कभी पूछ ले आपसे तो आपको आना चाहिए कि इसमें आप हेडिंग डालो रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। ये जो बच्चों 7 कलर्स आपको मिलते हैं ना,
जो अलग अलग टूट जाते हैं विवग्योर, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये बात आप रखना है ना, याद रखना। मैंने वहां बताया नहीं आपको, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ। जो वो 7 कलर्स आपके टूट गए थे, उनको स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना। तो कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। अब मान लीजिए कि हमने स्पेक्ट्रम बना लिया और हमें उसको दोबारा रिकम्बाइन करना है, रिकॉम्बिनेशन करना है, और फिर से व्हाइट लाइट बनानी है। तो फिर हम कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं बच्चों, प्रिज्म का ही अरेंजमेंट लिया जाता है, और अब 2 प्रिज्म का अरेंजमेंट लिया जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता दूं, तो एक प्रिज्म आपने ऐसे लगा, तो पहले व्हाइट लाइट जब आप इसमें से निकालोगे तो आपको कलर्स मिलेगा, मतलब स्पेक्ट्रम मिलेगा। और फिर एक प्रिज्म और लगा दो और उल्टा रख दो, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म नीचे की तरफ हो। एक प्रिज्म का एंगल ऊपर की तरफ, दूसरे प्रिज्म का एंगल नीचे की तरफ। तो होगा क्या, जब आप यहां से व्हाइट लाइट पास कराओगे, तो देखो इस तरीके से ये व्हाइट लाइट आएगी। व्हाइट लाइट आएगी तो आपको पता है कि भाई सबसे कम एंगल पे कौन आ जाएगी? ब्लू कलर की लाइट। और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका होगा बच्चों? तो रेड कलर की लाइट, ये ऐसे। फिर जब यहां से निकलेंगे तो आपको पता है कि और डेविएशन हो जाएगा, तो ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे है ना बच्चों। और वॉयलेट रे जो है वो आपका इस तरीके से ऐसे। तो ये और ज्यादा एंगल क्रिएट हो गया। फिर जब यहाँ पे टकराते हैं ना बच्चों, तो उसके बाद ये फिर से मर्ज करती हैं, क्योंकि उल्टा अगर आपने प्रिज्म रख दिया तो ये उल्टा प्रोसेस कराएगा। तो पहले इसको सेपरेट किया प्रिज्म ने, अब इसको मर्जिंग का काम करेगा। जो आपका कौन सा प्रिज्म होगा बच्चों? सेकंड प्रिज्म होगा, है ना। तो यहाँ पे मर्ज इस तरीके से कराएगा, यहाँ से ये रे ऐसे, और फिर ये जो है आपका रेड कलर की लाइट, वो यहाँ से ऐसे रिफ्रैक्ट होगी इस तरीके से। तो यहाँ जाके वो मर्ज करेंगी, और फिर वापस जब ये लाइट जो है प्रिज्म से बाहर आएगी, तो ये ऐसे व्हाइट लाइट आ जाएगी, है ना? तो आप यहाँ पे देखें, तो ये है आपका फिर से डिस्पर्जन से रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पे वापस से आपको क्या मिल गई बच्चों? व्हाइट लाइट। तो जब हम इस 2 प्रिज्म के कॉम्बिनेशन को ऐसे यूज करते हैं, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म नीचे, तो हमें पहले डिस्पर्जन मिलता है, फिर इनका रिकॉम्बिनेशन दिखाई देता है। और पहले हमें व्हाइट लाइट दी थी एक प्रिज्म में, तो वापस से हमें व्हाइट लाइट मिल जाती है। तो इसी को रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं ना। तो याद रखें कि इस वाले प्रिज्म ने क्या कराया? डिस्पर्जन। तो जो उल्टा प्रिज्म रखा है, दूसरे प्रिज्म ने क्या कराया बच्चों? रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, है ना, इसी को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये जो कलर है ये आपका वॉयलेट कलर है, ये वॉयलेट कलर है, ये वॉयलेट कलर है। तो इस तरीके से रेस जा रही थी बच्चों। तो यहाँ पे ये नॉर्मल, यहाँ पे ये नॉर्मल, है ना। और फिर ऊपर अगर देखें आप, तो यहाँ से व्हाइट कलर, रेड कलर जा रहे थे ना। तो ये नॉर्मल, तो ये रेड कलर, फिर रेड कलर ऐसे, और फिर यहाँ पे जाके वो रिकम्बाइन हो गया। और रिकम्बाइन से आपको वापस क्या मिल गया बच्चों? ये जो कलर की स्प्लिटिंग हुई है, ये वाली, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम, है ना बच्चों। स्पेक्ट्रम याद रखना, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। और फिर से ये रिकम्बाइन करके आपको क्या मिल जाएगा? व्हाइट लाइट। तो दिस इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स, है ना बच्चों। तो आई होप आपको क्लियर होगा। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रिकॉम्बिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट भी होता है। आप ऐसे 2 प्रिज्म को इक्वल, जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म में रखेंगे, तो आपको जो व्हाइट लाइट से डिस्पर्जन मिला था, वो वापस डिस्पर्जन रिकम्बाइन होके आपको वापस से क्या मिल जाएगी बच्चों? व्हाइट लाइट। तो दिस इज द सेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर टू गिव व्हाइट लाइट, है ना। तो आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है ये भी क्लियर होगा, ये सेक्शन भी समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्जन। जो आपके बच्चों कोर्स में डिस्पर्जन है, हालांकि डिस्पर्जन इससे और थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसमें चर्चा की जा सकती है, डिस्पर्जन की न्यूमेरिकल वैल्यूज भी निकाली जा सकती है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस का वो पार्ट नहीं है ना, वो हायर क्लासेस में आप सीखोगे। तो अभी तो आपको जितना पढ़ना था उससे ज्यादा ही मैंने कुछ आपको बता दिया है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्जन फॉर 10th क्लास। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।